हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड स्पेशल सेशन, जिसके अंदर हमने लास्टली डिस्कस किया था आंसर की, यानी BNS 042 यानी प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन। इग्नू यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर की हमने देखी थी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की अपन ने देखी है अपने मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग। और लास्टली अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन यानी आधा पेपर हमने सोल्व कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन को अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इग्नू यूनिवर्सिटी का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड पेपर यानी कि BNS 042 से रिगार्डेड क्वेश्चन की आंसर की अपन देख रहे थे, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्टली सेशन के अंदर। और रिमेनिंग क्वेश्चन को अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर रिमेनिंग सभी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि जो कैंडिडेट एग्जाम देकर आए उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, उनको तो आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। और अदर कैंडिडेट जो क्लास में विजिट कर रहे हैं, जो जीवन एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पेपर, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हैं। और स्पेशली CHO कैंडिडेट जो CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है CHO का या नर्सिंग का जो एग्जाम है, नर्सिंग हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चंस उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। लास्टली हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 30 के बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी अपने आंसर मिला सके, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखें। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 30 नंबर, और 30 नंबर के बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपके पेपर का 31 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा था आपसे, काफी इजी सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, और उम्मीद है आप सही करके आए होंगे। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा था वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वेजाइनल प्रोलेप्स। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा था कि फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा वेजाइनल प्रोलेप्स का टाइप है। सभी ऑप्शन में से वेजाइनल प्रोलेप्स का टाइप आपसे पूछा गया था, आंसर आपको देना था। ऑप्शन इस तरीके से थे, पहला ऑप्शन था यहां पर सिस्टोसेल, सेकंड ऑप्शन था रिलीज्ड पेरिनियम, थर्ड ऑप्शन था रेक्टोसेल, और फोर्थ ऑप्शन था एंटेरोसेल। आंसर आपको देना था, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिएगा। सभी को अपना आंसर कमेंट करना है, जो एग्जाम देकर आए हैं वो भी, और जो एग्जाम नहीं देकर आए, तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको भी आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। कॉन्फिडेंस ऐसी पावर है जो कि सक्सेस की तरफ लेकर चलती है। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा सिस्टोसेल, यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अब आगे अपन देखें तो आप कहेंगे कि सर यहां पर तो सभी ऑप्शन वेजाइनल प्रोलेप्स के रिगार्डेड है। देखिएगा, जो सिस्टोसेल होता है ये भी वेजाइनल प्रोलेप्स का टाइप होता है। सिस्टोसेल है, ये भी वेजाइनल प्रोलेप्स का टाइप होता है। और इसके अंदर वेजाइनल प्रोलेप्स में क्या होता है, अपर टू थर्ड पार्ट यहां पर वेजाइनल क्या हो जाता है, प्रोलेप्स हो जाता है। अपर टू थर्ड पार्ट क्या होता है, प्रोलेप्स होता है। और ये एंटीरियर वाल प्रोलेप्स होता है। क्या होता है, एंटीरियर वाल प्रोलेप्स होता है, यानी इसमें वेजाइनल पार्ट प्रोलेप्स हो रहा है, एंटीरियर वाल यहां पर प्रोलेप्स होता है। आगे बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो रिलीज्ड और रिलैक्स्ड पेरिनियम की बात करें तो ये पोस्टीरियर वाल्व प्रोलेप्स होता है, पोस्टीरियर वाल्व प्रोलेप्स होता है। रेक्टोसेल की अपन बात करें तो ये भी पोस्टीरियर वाल्व प्रोलेप्स का पार्ट होता है, पोस्टीरियर वाल्व प्रोलेप्स होता है। और एंटेरोसेल की अगर अपन बात करें तो ये आपका वॉल्ट प्रोलेप्स होता है, वॉल्ट प्रोलेप्स होता है। तो तीनों चारों ऑप्शन जो यहां पर हैं, सभी वेजाइनल प्रोलेप्स के टाइप होते हैं। जब सभी वेजाइनल प्रोलेप्स के टाइप होते हैं, लेकिन एक्यूरेट अगर अपन आंसर देखें, यहां पर अगर प्रायोरिटी अपन सेट करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर अपन देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर देंगे, सिस्टोसेल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सही करके आए होंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन था, सिंपल सा पूछा गया था अदर नेम ऑफ ओवुलेशन मेथड। ओवुलेशन मेथड का अदर नेम क्या है, आंसर देना था आपको। ऑप्शन इस तरीके से थे, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, सेकेंड ऑप्शन था कैलेंडर मेथड, थर्ड ऑप्शन था सर्वाइकल म्यूकस मेथड, और फोर्थ ऑप्शन था स्टैंडर्ड डेज मेथड। आंसर आपको देना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए।
क्या करेक्ट आंसर आप करके आए हैं, सभी अपना आंसर मेंशन कीजिएगा, सभी अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था अदर नेम ऑफ ओवुलेशन मेथड। ओवुलेशन मेथड का अदर नेम आपसे पूछा गया था। काफी इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को याद होगा, सभी को याद होगा और सभी सही करके आए होंगे। और जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रही हैं उनको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। जो ओवुलेशन मेथड होता है उसको सर्वाइकल म्यूकस मेथड के नाम से जानते हैं। ओवुलेशन मेथड को सर्वाइकल म्यूकस मेथड के नाम से जानते हैं या फिर इसी को बिलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों नाम आपको याद होनी चाहिए, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बिलिंग मेथड और ओवुलेशन मेथड, तीनों ही एक ही हैं। तीनों से रिगार्डेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी क्लास में विजिट कर रहे हैं सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिले। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी ओसीपी की बात की जा रही है। पैकेट कंटेन, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जो पैकेट होता है उसके अंदर कितनी कितनी टेबलेट्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देना है आंसर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ओसीपी की बात की जा रही है और ओसीपी का जो एक पैकेट आता है उसके अंदर कितनी कितनी टेबलेट्स होती है, आंसर देना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है 7 व्हाइट पिल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और 21 ब्राउन पिल्स। सेकेंड ऑप्शन है 21 व्हाइट पिल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और 7 ब्राउन पिल्स आयरन। थर्ड ऑप्शन है 20 व्हाइट पिल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और 6 ब्राउन पिल्स। और फोर्थ ऑप्शन है 30 व्हाइट पिल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और 7 ब्राउन पिल्स। चलिएगा आंसर आपको देना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। देखिएगा ओसीपी की अगर अपन बात करें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर अपन बात करें तो जो इसका एक पैकेट आता है, एक पैकेट के अंदर, वन पैकेट के अंदर टोटल टेबलेट्स होती हैं यहाँ पर 28 टेबलेट्स होती है। कितनी टेबलेट्स होती है, 28 टेबलेट्स होती हैं। और 28 टेबलेट्स में से 21 टेबलेट व्हाइट कलर की होती हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। 21 यानी 21 टेबलेट होती है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। रिमेनिंग 7 जो टेबलेट्स होती है वो ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है और आयरन पिल्स होती है। कौन सी, आयरन पिल्स होती है। और आपके एग्जाम में यहाँ पर आयरन की जगह आइकन लिखा हुआ था तो कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि ओसीपी का जो पैकेट आता है उसके अंदर 28 टोटल टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर से 21 आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो कि व्हाइट कलर की होती है और 7 पिल्स आपकी ब्राउन पिल्स होती हैं जो कि आयरन पिल्स होती है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन था और 34 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा था देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट करके आपसे पूछा था। क्या पूछा है, एक्सेप्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर सभी ऑप्शन देखेगा इंजेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवांटेज है। सभी ऑप्शन यहां पर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या है, एडवांटेज हैं, लेकिन एक्सेप्ट करके आपसे क्वेश्चन किया गया था कि यहां पर सभी ऑप्शन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवांटेज हैं, लेकिन एक एडवांटेज यहां पर नहीं है, वो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, एक्सेप्ट करके निकालना था। और आपके एग्जाम में यहां पर भी मिस प्रिंटिंग हुआ था, इंजेक्टेबल की जगह वहां पर इन्फेक्टेबल लिखा हुआ था, तो कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, थोड़ा सा सेंस आपको लगाना है क्या वहां पर होना चाहिए था। और जो थोड़ा सा समझ के आंसर लगाकर आए बिल्कुल सही आंसर लगाकर आए होंगे। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर था हाईली इफेक्टिव, सेकेंड ऑप्शन था लॉन्ग एक्टिंग, थर्ड ऑप्शन था रिवर्सिबल
और फोर्थ ऑप्शन था इररिवर्सिबल। चलेगा, आंसर आपको लगाना था क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिएगा, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात अपन करें, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात अपन करें तो ये हाईली इफेक्टिव होता है, हाईली इफेक्टिव होता है, सही बात है। लॉन्ग एक्टिंग होता है, ये भी सही बात है। और रिवर्सिबल होता है, ये भी सही बात है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इररिवर्सिबल हो रखा है, इररिवर्सिबल लिखा हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव आप इंजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार इंजेक्ट कर दिया तो उससे कोई वापस असर नहीं जाएगा, यानी रिवर्सिबल नहीं होता है। याद रखिएगा, रिवर्सिबल होता है, ये इन रिवर्सिबल नहीं होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इररिवर्सिबल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, अंडर द प्रेरणा स्ट्रेटजीज। प्रेरणा जो स्ट्रेटजीज है उसके अंदर जो बीपीएल कपल्स होते हैं उनके लिए क्या क्या अवार्ड दिया जाता है, क्या अवार्ड दिया जाता है? बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कपल है उनको क्या प्राइज राशि दी जाती है? आंसर आपको कमेंट करना था। और काफी अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था और मैंने कहा था आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिएगा यहां पर ऑप्शन इस तरीके से थे। पहला ऑप्शन था यहां पर 9,000 फॉर बॉयज और 10,000 फॉर गर्ल्स चाइल्ड। सेकेंड ऑप्शन था 10,000 एट बर्थ ऑफ बॉयज और 12,000 ऑफ फॉर गर्ल चाइल्ड। थर्ड ऑप्शन था यहां पर 8,000 फॉर बॉयज और 9,000 फॉर गर्ल चाइल्ड। और फोर्थ ऑप्शन था 6,000 फॉर बॉयज और 8,000 फॉर गर्ल चाइल्ड। अब आंसर आपको देना था। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा था कि जो प्रेरणा स्ट्रेटजीज है उसके अंदर जो बीपीएल कपल है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कपल है, उनको अवार्ड दिया जाता है एट बर्थ। अगर बर्थ के टाइमिंग में बेबी हुआ है, बॉय बेबी हुआ है, तो उस लेडी को कितना अवार्ड दिया जाता है? उस कपल को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। और अगर गर्ल चाइल्ड होती हैं तो उसको 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर बॉयज चाइल्ड होता है तो 10,000 रुपए दिए जाते हैं और गर्ल चाइल्ड होती हैं तो 12,000 दिए जाते हैं, यानी 10,000 और 12,000 रुपए यहां पर अवार्ड दिया जाता है। याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट करके पूछा है। और ये काउंसलिंग वाला क्वेश्चन सभी की आता है, हर एग्जाम के अंदर काउंसलिंग से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीसीसीएचएन का चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीपीसीसीएचएन कर रहे हो, काउंसलिंग से रिगार्डेड एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बाकी काउंसलिंग से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा यहां पर एक्सेप्ट करके पूछा है, यानी सभी ऑप्शन यहां पर प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग है, यानी काउंसलिंग के प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर काउंसलिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन था यहां पर काउंसलर हैज राइट टू टेक डिसीजन। सेकेंड ऑप्शन है क्लाइंट हैज राइट टू चूज एक्शन। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियलिटी या स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। और फोर्थ ऑप्शन है हेल्प क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उम्मीद है सभी सही करके आए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हमने काफी बार डिस्कस किया था और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट करके आपको हटाना था, यानी 3 ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, एक ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको एक्सेप्ट करके हटाना था। चलेगा यहां पर देखिए, सबसे पहली बात करें अपन फोर्थ ऑप्शन की, तो देखिएगा हेल्प क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो काउंसलिंग
में जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट की सहायता करता है, हेल्प करता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिल्कुल प्रिंसिपल है। उसके अलावा जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, काउंसलिंग के अंदर जो भी डिस्कशन हुआ है वो सब कुछ स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन की बात करें तो क्लाइंट हैज टू राइट टू चूज द एक्शन, क्लाइंट को खुद का राइट्स होता है, खुद का राइट्स होता है कि वो एक्शन, जो भी एक्शन आगे ले उसको चूज कर सके। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है काउंसलर हैज टू राइट टू टेक अ डिसीजन, काउंसलर ही क्या करेगा, डिसीजन लेगा। ये गलत है, ये गलत है क्योंकि काउंसलर डिसीजन नहीं लेगा, काउंसलर केवल काउंसलिंग देगा, हेल्प करेगा उस क्लाइंट के बारे में, उस क्लाइंट को हेल्प करेगा प्रॉब्लम को देखने में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, और ऑप्शन को चूज करने के लिए केवल हेल्प करेगा, लेकिन डिसीजन वो नहीं लेता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा कर आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36 नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपसे किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, काफी सिंपल सा एज इट इज क्वेश्चन है। देखिएगा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ काउंसलिंग सेशन, जो काउंसलिंग सेशन करवाए जाते हैं उनका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, सही सीक्वेंस आपको बताना था। यहां पर ऑप्शन इस तरीके से थे। पहला ऑप्शन था जिसके अंदर कनेक्ट, रीएश्योर, स्टेबलाइज, फैसिलिटेट और कॉपिंग। सेकंड ऑप्शन था रीएश्योर, कनेक्ट, स्टेबलाइज, फैसिलिटेट और कॉपिंग। थर्ड ऑप्शन था स्टेबलाइज, रीएश्योर, कनेक्ट, फैसिलिटेट और कॉपिंग। और फोर्थ ऑप्शन था फैसिलिटेट, कॉपिंग, स्टेबलाइज, रीएश्योर और कनेक्ट। आंसर आपको देना है। सबको याद होगा काउंसलिंग सेशन के अंदर सबसे फर्स्ट में क्या आता है, बीच में क्या आता है, एंड में क्या आता है। तो सबसे पहले जिसको याद होगा काउंसलिंग सेशन का फर्स्ट पॉइंट, वो करेक्ट आंसर लगा कर आए बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें अपन यहां पर देखिएगा काउंसलिंग सेशन की, तो काउंसलिंग सेशन का जो फर्स्ट सीक्वेंस स्टार्ट होता है, काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका कनेक्ट। क्या होता है, कनेक्ट। अब देखिएगा सेकंड में कनेक्ट है ही नहीं, सबसे पहले पे स्टेबलाइज ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों ऑप्शन ऐसे ही यहां पर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है। अगर सेशन के अंदर अपन सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले कनेक्ट किया जाता है, फिर रीएश्योर किया जाता है, फिर स्टेबलाइज होता है, फिर फैसिलिटेट होता है, फिर कॉपिंग होता है। याद रखिएगा, जो एग्जाम देकर आए उनके लिए आप देख लीजिएगा आपका क्या राइट आंसर है। बिल्कुल 100% यही राइट आंसर है। आप क्या लगा कर आए उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी आगे एग्जाम की, क्योंकि अभी 13 मार्च को भी एग्जाम है, 13 मार्च को भी किसी का एग्जाम है, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएचएम के एग्जाम की, सीएचओ एग्जाम की या नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और जो भी कनेक्टेड है सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है ताकि सभी तक ये पहुंचे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, रेट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर टीनेज प्रेगनेंसी की रेट क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है, और बिल्कुल आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं और मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग ही आंसर माने जाएंगे। पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर 102 102 पर 1000 वुमेन, 102 पर 1000 वुमेन के साथ। सेकंड ऑप्शन है यहां पर 202 202 यानी 202 पर 1000 वुमेन। थर्ड ऑप्शन है 62 पर 1000 वुमेन, और फोर्थ ऑप्शन है 152 पर 1000 वुमेन। आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू योर मॉडल। आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग सही आंसर अगर अपन देखें, सही आंसर अपन देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड।
ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 62 पर 1000 वुमेन बिल्कुल करेक्ट है। आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग डाटा बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी भी यही मानेगी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल सा 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ वार्म चेन आर इंपोर्टेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी एक्सेप्ट करके क्वेश्चन किया गया था। कुल मिलाकर क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है, लेबर रूम के अंदर कोई लेडी है, उसकी डिलीवरी प्रोसेस चल रही है, वहां पर वार्म चेन आपको मेंटेन करनी है। क्या करनी है? वार्म चेन मेंटेन करनी है, तो उसका कंपोनेंट है। यानी सभी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है वार्म चेन के रिगार्डेड, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है क्योंकि एक्सेप्ट करके आपसे पूछा था, एक्सेप्ट करके आपको निकालना था। आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, डिलीवरी रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड ऑप्शन है ड्राई द बेबी विद वेट क्लॉथ। थर्ड ऑप्शन देखेगा कवर द बेबी विद क्लीन ड्राई क्लॉथ। और फोर्थ ऑप्शन है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विद मदर। अब आंसर देना है कौन सा यहां पर वार्म चेन का कंपोनेंट नहीं है। जो वार्म चेन मेंटेन की जाती है लेबर रूम में, डिलीवरी रूम में, तो वहां पर वार्म चेन का कंपोनेंट कौन सा नहीं होता है। आंसर आपको देना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपको आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखेगा यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन देखेगा। पहले तो डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होता है? सर डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या यह वार्म चेन के अंदर आता है? बिल्कुल सही, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कि यहां वार्म चेन मेंटेन कर रहा है। उसके अलावा बात करें अपन थर्ड ऑप्शन की बात करें तो बेबी को कवर करना है किससे? क्लीन और ड्राई क्लॉथ से। बिल्कुल सही बात है, क्लीन और ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना है। उसके अलावा स्किन टू स्किन मेंटेन करना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट मेंटेन करना है, तो ये वार्म चेन के अंदर आता है। लेकिन देखिएगा बेबी को ड्राई करना है वेट क्लॉथ से, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। बेबी को ड्राई करना है तो ड्राई क्लॉथ से करना है। कैसे? ड्राई क्लॉथ से करना है, वेट क्लॉथ से कभी भी नहीं करना है। तो ये ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है और आपके एग्जाम के अंदर करेक्ट आंसर क्या रहता है? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहता है क्योंकि वेट क्लॉथ से कभी भी ड्राई नहीं करना है बेबी को, अदरवाइज आपकी वार्म चेन मेंटेन नहीं होगी और आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, काफी बार हमने डिस्कस भी किया था। देखिएगा रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न। देखिएगा नॉर्मल न्यूबॉर्न की बात की गई है। नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कितना होता है? आंसर आपको देना था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिएगा पहला ऑप्शन है 40 to 60 टाइम पर मिनट। सेकेंड ऑप्शन है 30 to 50 टाइम पर मिनट। थर्ड ऑप्शन है 20 to 40 टाइम पर मिनट। और फोर्थ ऑप्शन है 25 to 40 टाइम पर मिनट। आंसर आपको देना था। क्वेश्चन क्या पूछा है? रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है एक न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूनेट या न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी रेट की अगर बात करें, रेट की अगर अपन बात करें न्यूनेट और न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40 to 60 टाइम पर मिनट होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाकर आए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन कहता है टेकिंग आउट ऑफ कर्डल मिल्क सून आफ्टर द फीडिंग इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा गया है, फीडिंग देने के बाद बेबी कर्डल मिल्क को क्या करता है? टेकिंग आउट करता है। यानी आप सबने देखा होगा बेबी को फीड कराने के बाद बेबी क्या करता है? कर्डल मिल्क क्या करता है? वापस निकाल देता है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा एस्पायरेशन उसको कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा इनहेलेशन उसको कहेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिएगा रीगर्जिटेशन उसको कहेंगे। और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा इनहेलेशन कहेंगे।
क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर ये कहा गया है, आफ्टर द फीडिंग करवाने के बाद जो बेबी है कर्डल मिल्क को वापस निकाल देता है, कर्डल मिल्क वापस निकालता है, तो उसको क्या कहते हैं? उम्मीद है सभी को याद है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर है, रीगर्जिटेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? रीगर्जिटेशन कहते हैं। यानी फीडिंग करवाने के बाद अगर कर्डल मिल्क वापस निकाला जा रहा है बेबी के द्वारा तो उसको रीगर्जिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीगर्जिटेशन कहते हैं। उम्मीद है सभी को याद है। चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है, all of the following disease are caused by a staphylococcal and streptococcal except करके पूछा है, एक्सेप्ट करके पूछा है। यानी सभी डिजीज स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल के द्वारा होती हैं, लेकिन एक डिजीज है जो कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोज नहीं होती है। आंसर आपको देना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन यहां पर है एम्पेटिगो, सेकंड ऑप्शन है सेलुलाइटिस, थर्ड ऑप्शन है फोलिकुलाइटिस और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर वर्टिगो। ठीक है, पहला ऑप्शन एम्पेटिगो, सेकंड ऑप्शन सेलुसाइटिस, थर्ड ऑप्शन यहां पर फोलिकुलाइटिस और फोर्थ ऑप्शन वर्टिगो। आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है कि स्टेफाइलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल के द्वारा सभी डिजीजेस होती हैं, लेकिन एक नहीं होती हैं, वो कौन सी नहीं होती है। उम्मीद है आंसर सही लगाकर आए होंगे, आंसर सही लगाकर आए होंगे। तो देखिएगा इम्पेटिगो होती हैं, सेलुसाइटिस होती हैं, फोलिकुलाइटिस होती हैं, लेकिन वर्टिगो नहीं होती हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या रहता है सर? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होता है, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। वर्टिगो यहां पर नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा जो भी ऑप्शन नंबर फोर्थ करके आए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा है, आंसर देना है। देखिएगा असेसमेंट ऑफ सिक यंग इन्फेंट इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्किल एक्सेप्ट। यानी एक यंग इन्फेंट है और उसका असेसमेंट आप कर रहे हैं, एक सिक यंग इन्फेंट है उसका असेसमेंट आप कर रहे हैं, तो फॉलोइंग सभी स्किल्स आप काम में लेंगे, लेकिन एक स्किल यहां पर काम में नहीं लेंगे। फॉलोइंग सभी स्किल्स काम में लेंगे, एक को छोड़कर वो एक स्किल आप काम में नहीं लेंगे, तो कौन सी नहीं लेंगे? आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर क्लासिफाइंग, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर आस्किंग, थर्ड ऑप्शन है यहां पर लुकिंग एट, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर लिसनिंग। चलिएगा आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलिएगा अगर यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो देखिएगा अगर हम यंग इन्फेंट यानी सिक यंग इन्फेंट हैं उसकी क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं। और असेसमेंट करने में हम देखिएगा आस्किंग तो काम में लेंगे, लुकिंग भी काम में लेंगे, लिसनिंग भी काम में लेंगे, लेकिन क्लासीफाइंग यहां पर काम में नहीं लेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आपका करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, क्लासीफाइंग यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके आए बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन है और 44 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गिविंग द इंट्रामस्कुलरली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट। देखिएगा अगर आप एंटीबायोटिक आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसका? एंटीबायोटिक का। तो फॉलोइंग सभी
ऑप्शन आपको माइंड में रखने हैं, सभी ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको गलत यहां पर दिया हुआ है, वो गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है, एक्सेप्ट करके निकालना है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर दिया है, पहला ऑप्शन यहां पर दिया है, एक्सप्लेन टू दी मदर वाइल द ड्रग इज गिवन। जब आप मदर को ड्रग दे रहे हैं तो एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन देखिएगा, डिटरमाइन द डोज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की डोज को डिटरमाइन करेंगे। थर्ड ऑप्शन यहां पर देखिएगा, एडमिनिस्टर द ड्रग विद क्लीन नीडल एंड सिरिंज। और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, एडमिनिस्टर द ड्रग विद स्टीराइल ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है। एक्सेप्ट के लिए अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि सभी तक पहुंचे, और जो भी सेशन में पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, बार बार विजिट करता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आप तक पहुंचते रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीट ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लेसेंटा जो है इम्प्लांट होता है पार्शियली और कंप्लीटली, कहां पर, लोअर यूटेराइन सेगमेंट पर, तो उसको क्या कहते हैं। आप सबको याद है प्लेसेंटा जनरली जो इम्प्लांट होता है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट पर इंप्लांट होता है। कहां पर, अपर यूटेराइन सेगमेंट में इंप्लांट होता है, चाहे एंटीरियर हो सकता है चाहे पोस्टीरियर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्लेसेंटा इंप्लांट कहां हुआ है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, तो उसको अपन क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन देखेगा प्लेसेंटा एक्रिट कहेंगे, सेकंड ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे, थर्ड ऑप्शन है एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहेंगे और फोर्थ ऑप्शन है प्लेसेंटा सरकमवेलेंट कहेंगे। चलेगा, आंसर आपको देना था क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना था। चलेगा, यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात अगर करते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो प्लेसेंटा का इंप्लांटेशन होता है कहां पर होता है सर, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होता है। याद रखिएगा, काफी बार बताया था मैंने, इस क्वेश्चन आपको याद भी होगा, सही भी करके आए होंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉमन ड्रग टू ट्रीट द बोथ न्यूमोनिया एंड डिसेंट्री। ऐसी कॉमन ड्रग बताइए जो कि न्यूमोनिया में भी काम आती है, जो कि डिसेंट्री में भी काम आती है, यानी न्यूमोनिया और डिसेंट्री दोनों में काम आ जाए, वो ड्रग का नाम यहां पर आपको चूज करना है, आंसर देना था। पहला ऑप्शन देखिएगा, यहां पर पहला ऑप्शन दिया है कोट्रीमेक्साजोल, सेकंड ऑप्शन है जेंटामाइसिन, थर्ड ऑप्शन है एमोक्सिसिलिन, फोर्थ ऑप्शन है पेनिसिलिन। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्या यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसी ड्रग बतानी थी जो कि न्यूमोनिया में भी काम आती हैं, जो कि डिसेंट्री में भी काम आती हैं। चलेगा, यहां पर अगर बात अपन करें करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोट्रीमेक्साजोल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको अपन न्यूमोनिया में भी काम में लेते हैं, इसको अपन डिसेंट्री में भी काम में ले सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइक शेयर करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लासेस हो, और डेली अप टू डेट क्लास यहां पर हो रही है, डेली अप टू डेट सेशन आपको मिल रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि आप क्लास को विजिट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर बर्थ डिफेक्ट एक्सेप्ट करके आपसे पूछा गया है, यानी सभी ऑप्शन यहां पर बर्थ डिफेक्ट हैं एक को छोड़कर, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बर्थ डिफेक्ट के अंदर नहीं आता है। पहला ऑप्शन देखेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NTD,
सेकंड ऑप्शन देखेगा डाउन सिंड्रोम, थर्ड ऑप्शन देखेगा रिकेट्स और फोर्थ ऑप्शन देखेगा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? सभी ऑप्शन यहां पर बर्थ डिफेक्ट है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट से आंसर आपसे देना है, एक्सेप्ट से आंसर आपसे पूछा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर की आप बात करें तो एनटीडी आता है, डाउन सिंड्रोम आता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट आता है। लेकिन रिकेट्स की अगर अपन बात करें तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर आता है आपका रिकेट्स, याद रखिएगा। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होता है? 47 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेगा 48 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसेबिलिटी अमंग द चिल्ड्रन एक्सेप्ट, चिल्ड्रन के अंदर सभी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से क्वेश्चन है, फिर एक्सेप्ट से बताना है सभी डिसेबिलिटी हो सकती हैं बच्चे के अंदर, एक चिल्ड्रन के अंदर सभी डिसेबिलिटी है एक को छोड़कर, आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा विजुअल इंपेयरमेंट, सेकंड ऑप्शन देखेगा हियरिंग इंपेयरमेंट, थर्ड ऑप्शन देखेगा लैंग्वेज इंपेयरमेंट और फोर्थ ऑप्शन देखेगा कन्वर्जन। आंसर आपको देना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिए डिसेबिलिटी की बात की जा रही है तो देखिएगा वॉइस के अंदर अगर इंपेयरमेंट आ रहा है तो ये भी डिसेबिलिटी है, हियरिंग के अंदर इंपेयरमेंट आ रहा है तो ये भी डिसेबिलिटी है, लैंग्वेज के अंदर इंपेयरमेंट आ रहा है तो ये भी डिसेबिलिटी है। लेकिन कन्वर्जन की बात करें तो ये डिसेबिलिटी नहीं है, कन्वर्जन की अगर अपन बात करें तो ये डिसेबिलिटी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर? फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी फोर्थ नंबर ऑप्शन कन्वर्जन लगाकर आए हैं बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कंट्री हैविंग लार्जेस्ट कवरेज ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज, क्या क्वेश्चन पूछा है कि वो कंट्री बतानी है जो कि लार्जेस्ट कवरेज ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। समझ में आया ना? यानी वो कंट्री जिसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का लार्जेस्ट कवर किया हुआ है, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लार्जेस्ट कवर कर चुकी हैं, वो कंट्री कौन सी है? आंसर देना था। पहला ऑप्शन यहां पर चाइना, सेकंड ऑप्शन इंडिया, थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। आंसर आपको देना था। काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। आप सबको पता है इंडिया के अंदर जो यूआईपी है यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है काफी ज्यादा कवर कर चुकी है, यानी लार्जेस्ट कवरेज एरिया की बात करें, लार्जेस्ट कवरेज कंट्री की बात करें तो इंडिया यहां पर करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? इंडिया यहां पर करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मिशन इंद्रधनुष टू अचीव, देखिए क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मिशन इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष है जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका अचीवमेंट क्या है, उसका टारगेट क्या था, उसका गोल क्या था, उसने क्या अचीव किया है? आंसर आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन देखेगा टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टिलिटी, सेकेंड ऑप्शन है टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टिलिटी, थर्ड ऑप्शन यहां पर है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज और फोर्थ ऑप्शन है टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखेगा अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिशन इंद्रधनुष जो था उसका बेसिक और मेन जो मोटिव था, मेन जो गोल था वो यही था कि इम्यूनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके,
फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज किया जाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं और काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। और 51 नंबर क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन है। देखेगा, वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू द फ्रीज वैक्सीन। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, फॉलोइंग सभी ऑप्शन में से एक वैक्सीन आपको ढूंढनी है जो कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, जो कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। आंसर देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा पहला ऑप्शन यहां पर बीसीजी, सेकंड ऑप्शन यहां पर मीजल्स, थर्ड ऑप्शन यहां पर ओपीवी, सॉरी फोर्थ ऑप्शन ओपीवी और थर्ड ऑप्शन यहां पर हेपेटाइटिस बी। आंसर आपको देना है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन आपको ढूंढनी थी, आंसर आपको देना है। देखिए अगर बात अपन करते हैं यहां पर, अगर बात अपन करते हैं फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की, तो देखिएगा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, आपको एक ट्रिक बताई थी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन और हीट सेंसिटिव वैक्सीन के रिगार्डेड। मैंने कहा था आप मोबाइल पर ज्यादा टाइम बात करते हैं तो आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, आप मोबाइल पर ज्यादा टाइम बात करते हैं तो आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है मतलब कि हीट सेंसिटिव। क्या बताया था, हीट सेंसिटिव मैंने कहा था और इसी से याद करवाया था। एम फॉर मीजल्स, ओ फॉर ओपीवी और बी फॉर बीसीजी करवाया था। तो तीन ऑप्शन यहां पर देखेगा, बीसीजी, ओपीवी और मीजल्स, तीनों क्या है हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। आपसे पूछा क्या है सर, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन पूछा है, तो इन तीनों को तो मैंने हीट सेंसिटिव वैक्सीन बोला है। बचा क्या सर, बचा ये थर्ड नंबर ऑप्शन बचा है हेपेटाइटिस बी, जो कि आपका हीट सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है, ये क्या है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेपेटाइटिस बी यहां पर करेक्ट आंसर है, हेपेटाइटिस बी यहां पर करेक्ट आंसर है, जो कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होता है। उम्मीद है समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा, आंसर दीजिएगा फिर। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन कोज द एनाफाइलेटिक शॉक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यानी सभी वैक्सीन को अगर एडमिनिस्टर अपन करते हैं तो एनाफाइलेटिक शॉक जनरेट करवा सकती हैं, एनाफाइलेटिक शॉक करवा सकती हैं, लेकिन एक ऐसी वैक्सीन यहां पर है जो कि एनाफाइलेटिक शॉक नहीं करवाती हैं। आंसर देना है, पहला ऑप्शन यहां पर हेपेटाइटिस बी, सेकंड ऑप्शन यहां पर मीजल्स, थर्ड ऑप्शन यहां पर टिटनस और फोर्थ ऑप्शन यहां पर बीसीजी। आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा करेक्ट आंसर की अपन बात करें, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बीसीजी बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम द अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है कि सभी ऑप्शन यहां पर अनसेफ प्रैक्टिस जो करते हैं, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस जो करते हैं, उसके रिगार्डेड इन्फेक्शन कोज करवा सकते हैं, इन्फेक्शन कोज करवा सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान के चलेगा अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस चल रही है और उसके रिजल्टेंट बीमारियां हो जाती हैं, उसके रिजल्टेड डिजीज कंडीशन हो जाती है। यानी सभी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, लेकिन एक ऑप्शन आपको हटाना है, एक्सेप्ट करके बताना है कि ये डिजीज अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस से नहीं होती हैं। आंसर देना है, पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, सेकंड ऑप्शन है एचआईवी एड्स, थर्ड ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए और फोर्थ ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी। आंसर देना है कि कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि इंजेक्शन के अनसेफ प्रैक्टिस से नहीं होती हैं।
आंसर देना है, क्योंकि एक्सेप्ट से क्वेश्चन था, यानी सभी होती हैं लेकिन एक नहीं होती है। तो आंसर में रहेंगे सर पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, ये तो होती है। सर HIV एड्स भी होता है, सर हेपेटाइटिस बी भी होता है, क्योंकि ये सीरम हेपेटाइटिस होती हैं। बी और सी जो है सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, बेसिकली बी को इन्वॉल्व किया जाता है। और लेकिन अगर बात करें अपन ऑप्शन नंबर थर्ड की हेपेटाइटिस ए, तो ये वाटर बोर्न होती है, ये ओरोफिकल रूट से फैलती हैं। किससे सर? ओरोफिकल रूट से फैलती हैं। तो ये अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस से नहीं होगी, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस से नहीं होगी। आपका आंसर क्या रहेगा सर इस क्वेश्चन का? सर ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। सर ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगाकर आए हैं बिल्कुल सही आंसर लगाकर आए हैं। काफी सही क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करें, 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है देखिएगा, टू प्रिपेयर द हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन एट होम यूज वन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर देना है आपको। देखेगा नीचे फॉलोइंग ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसके थ्रू आप घर पे, जिसके थ्रू आप एट होम पर क्या बना सकते हैं, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना सकते हैं, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा? आंसर देखेगा पहला ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिक्स्ड 2 टेबल स्पून ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर विद कोयल। सेकेंड ऑप्शन है डिजोल्व 10 to 15 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन अ लीटर ऑफ वाटर। थर्ड ऑप्शन है 1 टीस्पून ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद 1 लीटर ऑफ वाटर। और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेश डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। चलेगा आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हमें बनाना है घर पे, एट होम हमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाना है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपने क्या लगाया है, जो भी एग्जाम देकर आए हैं आपको बताना है कि आपने क्या लगाया है, और जो एग्जाम नहीं देकर आए हैं वो अपना आंसर लगाएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलेगा यहां पर करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्या करना है आपको? 10 से 15 ग्राम 10 to 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेना है और उसको 1 लीटर के वाटर के अंदर डिसोल्व कर लेना है। 1 लीटर वाटर के अंदर आपको 10 to 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना है और डालकर उसको डिसोल्व कर लेना है। आपका हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड जो भी लगाकर आए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं फिर आंसर दीजिएगा। पहला यहां पर देखा 55 नंबर क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी क्लियर्ड फ्रॉम द एन इंजर्ड पर्सन्स माउथ आफ्टर द मीटिंग द सेफ्टी नीड एक्सेप्ट। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर, देखिएगा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है एक्सेप्ट से रिगार्डेड, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सेप्ट से रिगार्डेड कि एक इंजर्ड पर्सन आपके पास आता है, आपके पास आने के बाद आप उस पर्सन के माउथ को क्लियर करेंगे, उस पर्सन के माउथ को क्लियर करेंगे। उसके माउथ में क्या होगा कि उसको क्लियर करेंगे। सेफ्टी नीड आपको देखते हुए आंसर देना है, लेकिन एक्सेप्ट से क्वेश्चन है, यानी सभी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होंगे लेकिन एक ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं होगा। उस एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन हटाना है। चलेगा यहां पर देखेगा, अगर पर्सन के माउथ में ब्लड है, अगर पर्सन के माउथ में वोमिटिंग है, अगर पर्सन के माउथ में फॉरेन बॉडी है, अगर पर्सन के माउथ में पस है, देखेगा सबसे सेफ्टी नीड की बात करें तो सबसे पहले तो उसका क्या, एयरवे क्लियर होना चाहिए, एयरवे क्लियर होना चाहिए। यानी अगर वहां पर ब्लड है तो हटाना है, वहां पर वोमिट है तो हटानी है, वहां पर अगर फॉरेन बॉडी है तो हटानी है। तो तीनों आप हटा सकते हैं, लेकिन पस अगर होगा तो उसको नहीं हटाना है, पस होगा तो उसको नहीं हटाना है। अगर प्रायोरिटी अगर बात अपन करें तो पस को नहीं हटाना है,
ठीक है, पस को ड्रेन नहीं करना है, आपको हटाना नहीं है। पहली प्रायोरिटी में ये तीनों आप करेंगे, पहली प्रायोरिटी में तीनों आप करेंगे, तीनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि इनका एक्सपायरेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक्सपायरेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले जब सभी जो नर्सिंग कंपेटिटिव एग्जाम है उनके अंदर ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल तक के जो एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम पेपर होते हैं, उनके अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं, द साइज ऑफ निडिल रिक्वायर्ड टू एस्पायरेट द फ्लूइड हीमोथोरेक्स, जो हीमोथोरेक्स होता है उसके अंदर से अगर फ्लूइड का एस्पायरेशन आपको करना है, फ्लूइड को एक्सपायरेट करना है, तो उसके अंदर कितने गोज की निडिल आप काम में लेंगे, कितने गोज की निडिल आप काम में लेंगे? आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा 14 to 16 गोज की निडिल आप काम में लेंगे। सेकंड ऑप्शन देखेगा 16 to 18 गोज की निडिल आप काम में लेंगे। थर्ड ऑप्शन है 18 to 20 गोज की निडिल आप काम में लेंगे। फोर्थ ऑप्शन है 24 to 26 गोज की निडिल आप काम में लेंगे। तो हीमोथोरेक्स के अंदर जो फ्लूइड एस्पायरेट करना है उसके अंदर आप कितने गोज की निडिल काम में लेंगे? आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिएगा, जो भी आप आंसर लगा कर आए अपना आंसर कमेंट करते रहना है ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने क्या लगाया है, क्या गलती हमसे हुई है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर अपन देखें, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 18 to 20 गोज की निडिल आप वहां पर काम में लेंगे, यानी हीमोथोरेक्स के अंदर जो फ्लूइड एस्पायरेट अपन करते हैं उसके अंदर निडिल काम में ली जाती हैं 18 से लेकर 20 गोज की। 18 to 20, 18 या फिर 20 गोज की निडिल वहां पर काम में ले सकते हैं। याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए, आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और यही आपके राजस्थान सीएचओ कैंडिडेट के अंदर जो बीपीसीसीएचएन हुआ था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस इसमें थोड़ी सी लाइन ऐड की है, बाकी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज 100% फैटल। 100% फैटल मतलब कि घातक होती हैं। 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल एंड इनक्यूरेबल, यानी कि ये डिजीज है जो कि 100% वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती हैं और 100% इसका क्यूरेशन किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार हो गई है तो 100% ये फैटल होती है, यानी होने से पहले अपन प्रिवेंशन रख सकते हैं, इसका होने से पहले प्रिवेंशन रख सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हो गई है तो फिर बहुत ही डेंजरस है और 100% फैटल होती हैं कि एक बार अगर डिजीज हो गई है तो फिर बस डिसाइड हो गया है कि अब तो डेथ ही होगी। तो वो डिजीज कौन सी है? आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा इसके बीज, सेकंड ऑप्शन देखेगा स्कोलियोसिस, थर्ड ऑप्शन देखेगा रेबीज, फोर्थ ऑप्शन देखेगा न्यूमोनियोसिस। चलेगा, आंसर आपको देना है न्यूमोकोनियोसिस है, न्यूमोकोनियोसिस है। चलेगा, आंसर देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिएगा, अगर यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेबीज अगर हो जाता है, एक बार अगर रेबीज हो गया ना तो बस फिर उस पर्सन की डेथ ही होगी, क्योंकि ये जो रेबीज है एक बार हो जाने पर फैटल मानी जाती है। 100% फैटिलिटी इसकी है, 100% फैटल इसको माना जाता है। एक बार होने के बाद बस डेथ ही इसके कारण से होती है, फिर ट्रीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये 100% प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंशन इसके रिगार्डेड रखा जा सकता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के अंदर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है। अ पेशेंट विद सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रखा है और वो रेडिएट हो रहा है उसके बैक के अंदर, तो कौन सी कंडीशन होगी? एक पेशेंट है जिसके अंदर सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ है
और वो रेडिएट होकर कहाँ चला जाता है, बैक के अंदर चला जाता है। तो किस डिजीज कंडीशन के अंदर, किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, किस कंडीशन में ऐसा होता है आंसर देना। पहला ऑप्शन यहाँ पर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, सेकेंड ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर, थर्ड ऑप्शन है ड्यूडेनल अल्सर, फोर्थ ऑप्शन है क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। चलिएगा आंसर आपको देना है कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट को सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन हो रखा है और बाद में वो रेडिएट होकर बैक की तरफ चली जाती है। कहां चली जाती है, बैक की तरफ चली जाती है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, देखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर है। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस जो होती है उसके अंदर सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है और बाद में वो रेडिएट होकर बैक में चली जाती है। उम्मीद है सही लगा कर आए होंगे। तो जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा कर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा कर आए हैं और आगे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखेगा जो भी आगे तैयारी में लगे हुए हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर क्वेश्चन के। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो होता है जो कि आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, आई से रिगार्डेड डिजीज है, तो ट्रेकोमा के अंदर कौन सी ड्रग को काम में लिया जाता है। चॉइस ऑफ ड्रग यहां पर आपको बतानी है, ड्रग ऑफ चॉइस आपको बतानी है, आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा डॉक्सीसाइक्लिन ऑइंटमेंट, सेकंड ऑप्शन देखेगा टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, थर्ड ऑप्शन देखेगा टेट्रासाइक्लिन ओरल कैप्सूल और फोर्थ ऑप्शन देखेगा डॉक्सीसाइक्लिन ओरल कैप्सूल। चलिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर बात करें यहां पर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट। टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट यहां पर करेक्ट आंसर है। टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा अगर यहां पर ड्रग दी होती है आपको एजिथ्रोमाइसिन, क्या एजिथ्रोमाइसिन अगर ड्रग दी होती तो फिर करेक्ट आंसर क्या रहता आपका, यही रहता, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग आपका करेक्ट आंसर रहता। लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं है, इसीलिए एजिथ्रोमाइसिन के बाद आप टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट काम में लेते हैं। 1%, याद रखें कितना परसेंट होता है ये, 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट होता है। तो याद रखिएगा दोनों ड्रग आपको याद रखनी है। अगर ट्रेकोमा से रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको आंसर देना है एजिथ्रोमाइसिन, और एजिथ्रोमाइसिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर टेट्रासाइक्लिन, और अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर दोनों ही लगानी है, दोनों ही लगानी है, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन भी लगाई जाती है और टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, कैप्सूल नहीं, कैप्सूल मत लगा देना, ऑइंटमेंट लगाना है। और ऑइंटमेंट का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो 1% ऑइंटमेंट होता है, 1% टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट होता है, याद रखिएगा। चलेगा जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड लगाए बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो भी क्लास में विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लासेस का सेशन, हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो भी कनेक्टेड है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक क्वेश्चन पहुंच जाए, सभी अपने आंसर मिला सके और सभी को बेनिफिट हो सके आने वाले एग्जाम के अंदर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर इज अ प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू अ सेक आउटसाइड द एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके एब्डोमिनल वॉल के थ्रू एब्डोमिनल कंटेंट क्या हो जाता है, प्रोट्यूट हो जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द सेक, एक सेक के अंदर या एक सेक के द्वारा, सेक का मतलब जानते हो थैले टाइप में, सेक के द्वारा क्या हो जाता है, आउटसाइड चला जाता है, कहां से, एब्डोमिनल वॉल से। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द सेक आउटसाइड द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल से सेक के द्वारा या सेक से क्या हो जाता है, फ्लूइड जो कंटेंट है, एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर चले जाते, बाहर प्रोट्रूड हो जाते, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन यहां पर वेरिकोसेल, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोसेल, थर्ड ऑप्शन है लिम्फेडिमा और फोर्थ ऑप्शन है हार्निया।
चलेगा, उम्मीद है सभी सही करके आए होंगे, क्योंकि जनरली सबको पता है हर्निया की एक ऐसी कंडीशन होती है, हर्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका एब्डोमिनल का कोई भी ऑर्गन हो सकता है, आपका एब्डोमिनल का कोई भी पार्ट हो सकता है, आपका एब्डोमिनल का कोई भी कंटेंट हो सकता है, अगर अपनी कैविटी को छोड़कर बाहर चला जाता है, अपनी कैविटी को छोड़कर दूसरी कैविटी में चला जाता है, या अपनी कैविटी से बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है, तो उसको जनरली अपन हर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखे, आने वाले एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा। और जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th लगाकर आए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हर्निया लगाकर आए हैं, देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे, एक दो क्वेश्चन में ऊपर नीचे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको हर्निया यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर 3rd और 4th ऊपर नीचे हो गए, डोंट वरी, लेकिन आपको हर्निया यहाँ पर करेक्ट आंसर मानना है। क्या मानना है? हर्निया यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मानना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, डिस्फेजिया इज नोन एज। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को याद होगा और सभी सही करके आए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि काफी बार मैंने कहा था क्वेश्चन जनरली साइन सिम्टम के अंदर भी आ जाता है। देखिएगा डिस्फेजिया का मीनिंग आपसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्फेजिया क्या होता है? पहला ऑप्शन यहाँ पर है स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग हो जाना डिस्फेजिया होता है। सेकंड ऑप्शन है डिफिकल्टी इन सोलोविंग। थर्ड ऑप्शन है डिफिकल्टी इन ईटिंग। फोर्थ ऑप्शन है डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग। चलिएगा आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? डिस्फेजिया का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? उम्मीद करता हूं सभी को याद है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को याद होगा और सभी सही करके आए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, डिफिकल्टी इन सोलोविंग। निगलने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसको डिस्फेजिया कहते हैं। डिफिकल्टी इन सोलोविंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द एट्रोफिक वेजाइनाइटिस एक्सेप्ट। एट्रोपिक वेजाइनाइटिस की बात की जा रही है, वेजाइनाइटिस की बात की जा रही है, उसके रिगार्डेड सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है, एक ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, एक्सेप्ट करके निकालना है। पहला ऑप्शन देखिएगा, अकर इन पोस्ट मिनोपोजल वुमेन। सेकेंड ऑप्शन है थिनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द वेजाइनल वॉल। थर्ड ऑप्शन है डिसपेरियूनिया, और फोर्थ ऑप्शन है पेनलेस इंटरकोर्स। चलिएगा आंसर आपको देना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? यानी सभी ऑप्शन यहां पर एट्रोपिक वेजाइनाइटिस से रिलेटेड हैं, लेकिन एक नहीं है। आंसर आपको देना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिएगा यहां पर अगर बात करें तो ये मीनोपोजल, पोस्ट मीनोपोजल वुमेन के अंदर होता है, ये सही है। उसके अलावा इसमें थिनिंग और ड्राइंग स्किन मतलब वेजाइनल वाल हो जाती है, ये भी सही है। और डिस्पेरियूनिया होता है, यानी सेक्सुअली इंटरकोर्स के अंदर क्या होता है? पेन देखने को मिलता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, जो कि आपको निकालना था, जो कि आपको एक्सेप्ट करके बताना था। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होता है पेनलेस इंटरकोर्स, ये गलत ऑप्शन है। और आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 है। तो जो भी ऑप्शन नंबर 4 लगाकर आए हैं, बिल्कुल सही आंसर लगाकर आए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं सभी सही करके आए होंगे। काफी इजी सा क्वेश्चन है, देखेगा 63 नंबर क्वेश्चन है, टेलिफ इक्विनस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज। यानी टेलिफ इक्विनस किसका अदर नेम है? आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्लब फुट का है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर एक्सोप्थेल्मोस मेजर्स का है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एक्सोप्थेल्मोस माइनर का है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गैस्ट्रोइचियासिस का है। आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? टेलिफ इक्विनस किसका अदर नेम है? उम्मीद करता हूं सभी को याद है, सभी सही से लगाकर आए होंगे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। क्लब फुट जो होता है वो किसका अदर नेम है? टेलिफ इक्विनस का अदर नेम होता है, जो कि एक बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। चलिएगा आगे बात करते हैं, उम्मीद है आप सबको याद है, डिसेबिलिटी बर्थ डिफेक्ट इसको मानते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैलेटिव
केयर से रिगार्डेड, पैलेटिव केयर से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा गया है। पैलेटिव केयर आर इन्वॉल्व, पैलेटिव केयर के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है। काफी इजी सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। पहला ऑप्शन देखेगा, पहला ऑप्शन देखेगा सुपर स्पेशलिटी अप्रोच इसके अंदर है। सेकेंड ऑप्शन देखेगा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच इसके अंदर है। थर्ड ऑप्शन देखेगा स्पेसिफिक टीम अप्रोच इसके अंदर है। और फोर्थ ऑप्शन देखेगा स्पेशलिटी केयर अप्रोच इसके अंदर है। चलेगा, सभी ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन सही में से भी सभी से सही आंसर आपको लगाना है। सही लग रहे होंगे सारे ऑप्शन, लेकिन सही में से भी सबसे सही आंसर आपको लगाना था। और सिंपल सा अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड लगाकर आए हैं बिल्कुल सही आंसर है। जो भी ऑप्शन सेकंड लगाकर आए बिल्कुल सही आंसर है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच ये होता है। पैलेटिव केयर क्या होता है सर? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, याद रखिएगा। जो भी आगे फर्दर तैयारी में लगे हुए हैं उनको क्वेश्चंस याद रखना है। और जो सही लगाकर आए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो भी सेशन में जुड़े हुए हैं, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी अपने आंसर मिला सके और सभी आगे तैयारी में लग रहे हैं तो अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रख सके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। ऐसी कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए कि उससे कैंसर का रिस्क क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, यानी कैंसर होने का रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए? पहला ऑप्शन यहाँ पर एनिमल फैट। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर साल्ट फूड्स। थर्ड ऑप्शन है रिच इन फाइबर। और फोर्थ ऑप्शन है हाई शुगर फूड। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। कैंसर के रिस्क को कम करने वाली डाइट कौन सी है? आंसर देना था, आंसर देना था। काफी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिएगा, अगर अपन बात करें तो एनिमल फूड अपन लेते हैं, एनिमल फैट लेते हैं तो इससे कैंसर होता है, ये नहीं हो सकता है इसका आंसर। साल्ट फूड से भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अगर हाई शुगर ले रहे हैं तभी जनरली अपन बात करते हैं। तो अगर फाइबर डाइट अपन ले रहे हैं, हाई फाइबर डाइट अगर अपन ले रहे हैं, रिच फाइबर डाइट अपन ले रहे हैं, तो ये आपके कैंसर की रिस्क को क्या करते हैं सर? रिड्यूस कर देते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 66 नंबर है। और देखिएगा, ये सारे जो क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए हुए हैं, सारे जो क्वेश्चन हैं उनका पीडीएफ यानी पेपर, पूरा पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, या टेलीग्राम पर जाकर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जीवन एजुकेशन आपके सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इनको, और वहां से देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। और वहां पर भी डेली अप टू डेट आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाते हैं। आपके जीवन एजुकेशन के कम्युनिटी सेक्शन में आपको डेली अप टू डेट क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जाते हैं। आपके फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो हर जगह मैं आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रहा हूं, ताकि आने वाला हर एग्जाम आपके हाथ में रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड एज अ प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया। देखिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया अगर किसी को हुआ है, या पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया के रिगार्डेड अगर प्रोफाइलेसिस ड्रग अपन यूज करें, प्रोफाइलेसिस के रूप में अगर ड्रग यूज करें, तो कौन सी ड्रग आप यूज करेंगे? पहला ऑप्शन देखेगा यहाँ पर डोमपेरिडोन लेंगे। सेकंड ऑप्शन देखेगा यहाँ पर मेटक्लोप्रामाइड लेंगे। थर्ड ऑप्शन देखेगा डाइक्लोफिनेक लेंगे। और फोर्थ ऑप्शन देखेगा सैलिसिलिक एसिड लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है, ड्रग यूज एज अ प्रोफाइलेक्सिस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया। देखिएगा, जैसे ही ऑपरेटिव केयर हुई है, यानी ऑपरेट किया गया है, सर्जिकल इंटरवेंशन किया गया है, तो नोजिया को प्रिवेंट करने के लिए, नोजिया होने से बचाने के लिए एज अ प्रोफाइलेक्सिस रूप में कौन सी ड्रग काम में हमें लेनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है डोमपेरिडोन, मेटक्लोप्रामाइड, डाइक्लोफिनेक और सैलिसिलिक एसिड। सभी को याद होगा, सिंपल सी अगर अपन बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जनरली मेटोक्लोप्रामाइड जो है जनरली अपन प्रोफाइलिसिस रूप में यूज कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो मेटोक्लोप्रामाइड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक के रूप में कौन सी ड्रग को काम में लिया जाता है, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा पहला ऑप्शन यहां पर है प्रोसेमाइड, सेकंड ऑप्शन देखिए लेजिक्स, थर्ड ऑप्शन देखिएगा मैनिटोल और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है। क्या थाइजाइड है, क्या मैनिटोल है, क्या लेजिक्स है, क्या फिर प्रोसेमाइड है। क्वेश्चन क्या पूछा है सर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक पूछी है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक पूछी है, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक कौन सी है इनमें, सभी को याद होगा क्योंकि प्रीवियसली इग्नू के अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, बाकी क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर मैनिटोल किस टाइप की डायूरेटिक है, आपका आंसर क्या देना था सर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। यहां पर क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, यहां पर क्वेश्चन में ऑस्मोटिक डायूरेटिक पूछा है और आपको आंसर देना था एग्जाम्पल। तो यहां पर मैनिटोल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगाए हैं बिल्कुल सही आंसर है। मैनिटोल एक टाइप की ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है, मैनिटोल बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। मेबेंडाजोल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एक्सेप्ट। देखिएगा मेबेंडाजोल एक ड्रग का नाम है, आप सबको पता है मेबेंडाजोल अल्बेंडाजोल जो काम में लेते हैं, मेबेंडाजोल अल्बेंडाजोल बेबेंडाजोल जो ड्रग्स होती हैं उसको किस इन्फेक्शन में काम में लिया जाता है, यानी फॉलोइंग सभी इन्फेक्शन में काम में लिया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट करके आपको बताने की एक ऐसा इन्फेक्शन यहाँ नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है जिसके अंदर मेबेंडाजोल को काम में नहीं लिया जाता है। किसको, मेबेंडाजोल को काम में नहीं लिया जाता है, आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा वूचीरिया बैंक्रोफटाई, सेकंड ऑप्शन है हुक वर्म, थर्ड ऑप्शन है राउंड वर्म, फोर्थ ऑप्शन है विप वर्म। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। मेबेंडाजोल को कहां पर काम में नहीं लेते हैं, किस इन्फेक्शन में मेबेंडाजोल को काम में नहीं लेते हैं, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगर बात करें अपन मेबेंडाजोल की अगर बात करें तो मेबेंडाजोल के अंदर अगर बात करें तो ये हुक वर्म में काम में लिया जाता है, ये राउंड वर्म में काम में लिया जाता है, ये विप वर्म में काम में लिया जाता है, उसके अलावा ये जो पिन वर्म में काम में लिया जाता है। यानी वर्म इन्फेस्टेशन जब भी होता है, वर्म इन्फेस्टेशन जब भी होता है तो अपन क्या करते हैं, मेबेंडाजोल को काम में ले लेते हैं, मेबेंडाजोल को काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वूचेरिया बैंक्रोफटाई, जिसके अंदर हम मेबेंडाजोल को काम में नहीं लेते, मेबेंडाजोल को हम काम में नहीं लेते। तो सर नहीं लेते तो फिर यहां पर क्या काम में लेते हैं, यहां पर क्या काम में लेते हैं सर, यहां पर DEC को काम में लेते हैं। सर ये आपका फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो DEC क्या होता है सर, DEC होता है डाई इथाइल, DEC होता है डाई इथाइल कार्बामेजिन, डाइथाइल कार्बामेजिन यहां पर होता है, जो कि किसके अंदर काम में ली जाती है सर, वूचेरिया बैंक्रोफटाई के अंदर काम में ली जाती है। तो मेबेंडाजोल वूचेरिया बैंक्रोफटाई के अंदर काम में नहीं ली जाती है, बाकी सभी ऑप्शन के अंदर काम में ली जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर, आपका करेक्ट आंसर रहेगा सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा, भूलना नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एक्सेप्ट। सभी ड्रग यहां पर देखिएगा, सभी इंसुलिन यहां पर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, सभी इंसुलिन जो ऑप्शन में दी हुई है सभी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, लेकिन एक ऐसी इंसुलिन है जो कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन नहीं है, यानी रैपिड नहीं है तो मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। तो वो आंसर आपको ढूंढना है, वो एक्सेप्ट आपको निकालना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर इंसुलिन लिस्प्रो,
सेकंड ऑप्शन है रेगुलर इंसुलिन, थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन एस्पार्ट, फोर्थ ऑप्शन है इंसुलिन ग्लूलिसिन। बताइए फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूलिस्ने, ग्लूलिस्ने। ठीक है, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा यहां पर पूछा क्या है, सभी ऑप्शन यहां पर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, आंसर देना है। देखिएगा अगर बात करिए अपन इंसुलिन लेस्प्रो की, तो ये भी क्या है सर रैपिड एक्टिंग है। सर बात करें अपन इंसुलिन एस्पार्ट की, सर ये भी रैपिड एक्टिंग है। सर बात करें अपन इंसुलिन ग्लूनिन्स के लिसने की, तो ये भी क्या है आपका रैपिड एक्टिंग है। सर तीनों ही क्या है सर, तीनों ही क्या है सर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। लेकिन बात करें अपन रेगुलर इंसुलिन की, तो ये होती है आपकी शॉर्ट एक्टिंग। क्या होती है सर, शॉर्ट एक्टिंग होती है। और आपको एक्सेप्ट करके पूछा गया था रैपिड एक्टिंग से रिगार्डेड, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो भी क्लास में विजिट कर रहे हैं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है ताकि सभी तक क्वेश्चन पहुंच जाए और सभी सेशन का बेनिफिट ले सके, सभी क्वेश्चन के आंसर की मैच कर सके। और जो भी क्लास में चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, बार बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन उसको मिलता रहे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, 70 नंबर क्वेश्चन है। और 70 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था होम रेमेडीज से रिगार्डेड। हनी एंड स्टीम आर नेचुरल रेमेडीज फॉर रिलीव द सिम्टम ऑफ। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, अगर आप घर पर हैं तो घर पर आप हनी को काम में लेते हैं, हनी मतलब कि शहद, हनी मतलब कि शहद, उसी के साथ साथ स्टीम को, यानी शहद और स्टीम को आप काम में लेते हैं नेचुरल रेमेडीज के तौर पर, एक घरेलू नुस्खे के तौर पर, किसके सिम्टम को रिलीव करने के लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए आप काम में लेते हैं शहद और स्टीम को। आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर वोमिटिंग को, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर फीवर को, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कफ को, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर पेन को। चलेगा, किसके रिलीफ के लिए आप घर पर हनी और स्टीम की सहायता से काम में लेते हैं, हनी और स्टीम की सहायता से ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी कंडीशन का। आंसर देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर आप लगा कर आए और बिल्कुल आपको आंसर बताया जाएगा। चलेगा, यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर है कफ। कफ यानी आपको कफ हो जाती है, कांसी हो जाती है, कांसी होने पर आपको हनी और स्टीम की सहायता से आप घरेलू नुस्खा अपनाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसको रिलीव कर लेते हैं, उसके सिम्टम को रिलीव कर लेते हैं। तो कफ यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कफ लगा कर आए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपके पूरे 70 क्वेश्चन जो कि आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर इन क्वेश्चन में से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया है और मैंने क्या बताया है और सही क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है आपका डाउट भी क्लियर करवाया जाएगा। और अगर यहां नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, वहां से मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां से अपने डाउट को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन के अंदर नए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि हमारा टारगेट है आने वाली हर वैकेंसी, हमारा टारगेट है आने वाली हर वैकेंसी, तो उनको अपन लेकर रहेंगे, बिल्कुल छीन कर रहेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। तब तक के लिए जीवन एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।